हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 23 रुपए का ये शेयर है। आज एक अच्छी रफ्तार दिखाई और इवन पिछले एक महीने में देखोगे तो तेजी एक झटके में आई थी। 19 रुपए से सीधा गया था ये 23 पर और अभी देखा जाए तो एक हफ्ते से ये कंसोलिडेशन वाले फेज में देखने को मिल जरूर रहा है। अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर रुकने की। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में क्योंकि देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हाथ है इसके ऊपर और फंडामेंटल बहुत ज़्यादा खराब है इनके। ठीक है, तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर 23 रुपये का है। एक महीने में तेज़ी तो है लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये तेज़ी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। एक साल में देखेंगे तो 34% की बेहतरीन तेज़ी है। लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो एक बड़ी रफ्तार आती है, कंसोलिडेट करता है गिरावट के साथ, बड़ी रफ्तार आती है, गिरावट आती है, बड़ी रफ्तार आती है। और ये जो 14 रुपए से इसने 22 रुपए का लेवल दिखाया था वो तब था जब रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी और रिलायंस ने तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए कमिट करे थे कि भैया आलोक इंडस्ट्रीज में वो आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करेंगे। तेजी आई, गिर गया ये, वापस तेजी बनना शुरू तब हुई। ये वाला जो ग्राफ था वो तब देखने को मिला जब रिलायंस ने तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, यहाँ पर आलोक के शेयर्स खरीदे थे प्रेफरेंशियल बेसिस पर। तेजी आई थी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, वापस से तेजी आई जब अगेन खबर आई कि 1,700 करोड़ रुपए एसबीआई से यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखो खबरों की वजह से शेयर में तेजी जरूर है लेकिन जो पैसा आया है जाहिर सी बात है उम्मीद करते हैं कि उस पैसों का इस्तेमाल करेंगे कि इस कंपनी के एक्सपांशन के लिए। अगर आप देखोगे रिलायंस में तो यहाँ पर जो पहली तेजी आई उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि भाई साहब 3,300 करोड़ रुपए आलोक इंडस्ट्रीज के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदे थे प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर, जो कि बड़ी बात है। ये 40% का स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है आलोक का और जेएम फाइनेंशियल के पास तकरीबन 35%, कुल मिलाकर 75% की ये होल्डिंग। और अगेन जेएम जो है वो भी इन्हीं का है। और जहां तक आलोक की दूसरी रफ्तार की बात है तो एसबीआई के साथ इन्होंने अग्रीमेंट करा था 1,750 करोड़ रुपए की फैसिलिटीज को लेकर, तो जिसके चलते भी कह सकते हैं कि तेजी देखने को मिली और ये शेयर लगातार दौड़ रहा है, तेजी पकड़ रहा है। लेकिन फंडामेंटल्स डेफिनेटली उसमें कोई शक की बात नहीं कि वीक तो है इसके। अगर आप देखोगे तो इसके जो वॉल्यूम है तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी खराब हैं इनके क्योंकि क्वार्टरली रेवेन्यू में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है, नीचे की तरफ जा रहा है। इवन लास्ट क्वार्टर में भी जो रेवेन्यू थे वो 1,360 करोड़ के आसपास सिमट गए थे। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लगातार यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है और हर क्वार्टर में इन्होंने लॉस करा है, जो कि देखा जाए तो भाई साहब काफ़ी बुरी चीज़ है इस कंपनी के लिए क्योंकि काफ़ी बड़ा लॉस मेरे हिसाब से है ज़रूर ये इस कंपनी का और कहीं ना कहीं ये दिक्कत देगा इन्हें। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बड़ा पैसा रेज यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से पैसा यहाँ पर इनके पास आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा, इनके रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिलेगी और चलो प्रॉफिट में नहीं लेकिन एटलीस्ट रेवेन्यू में भी तेज़ी का संकेत यहाँ पर मिल जाएगा आने वाले 2 क्वार्टर में, तो डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें नेगेटिव में है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 75% की होल्डिंग है, जिनमें से 40% रिलायंस के पास है और तकरीबन 35% के आसपास जो है वो जेएम फाइनेंशियल का है, जो कि रिलायंस का ही है। यहाँ पर देखो तो म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 0.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, एफआईएल्स 2.16% की होल्डिंग पर है और रिटेल और अदर ज़्यादा क्वांटिटी में है 22.50%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.61 पर है। देखिए मैं इतना कहूँगा कि आलोक इंडस्ट्री देखो कंपनी फंडामेंटली वीक ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस का लेवल था 21 का वो इसने तोड़ा ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है। अभी 23 रुपये के आसपास ये अटक रहा है। अगर यहाँ पर एक अच्छा बेस बन जाएगा तो वापस रफ्तार की उम्मीद ज़रूर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से तेज़ी आई है ना, अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक तेज़ी, कंसोलिडेशन, तेज़ी, छोटा सा कंसोलिडेशन, तेज़ी, थोड़ा बहुत अगर कंसोलिडेशन आता है यहाँ पर तो वो बुरा नहीं होगा बल्कि वो हेल्दी करेक्शन होगा और वापस बाइंग के मौके बनेंगे 20 रुपये के आसपास अगर ये पहुँचेगा तो। और देखो पहली चीज़ मैं अगेन बता दूं कि इसका जो फ्यूचर वो डिपेंड करता है रिलायंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल्स वीक है। अभी जो तेज़ी है वो खबरों के चलते हैं, न्यूज़ के चलते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी श्योर कह पाना मुश्किल है। और जहाँ तक बात करें आलोक को लेकर तो भैया कंपनी जो थी आलोक इंडस्ट्री वो बर्बाद हो गई थी। एनसीएलटी में से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको काफ़ी सस्ते में खरीद लिया था और
उसके बाद कुछ साल का लॉक इन पीरियड लगा था कि इतने साल तक वो इसको नहीं बेच सकते या फिर डीलिस्ट नहीं कर, मतलब कुछ साल तक ये इसको डीलिस्ट नहीं करवा सकते। अब वो हट चुका है या फिर बहुत जल्दी हटने वाला है, डेट मुझे एक्सेक्ट याद नहीं है, लेकिन वो हटने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि जब वो हट जाएगा तो कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन जो है वो इतना ही है कि क्या पता कल को रिलायंस इसको डिलिस्ट करवा दे। हालांकि चांसेस बहुत कम है इसके, क्योंकि शायद लगता नहीं कि रिलायंस ऐसा कुछ करेगा। तो एक ही खतरा है कि शायद इसका डिलिस्ट हो जाए, हालांकि चांसेस ना के बराबर मुझे लगते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जहाँ तक आलोक की बात करें, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और इंडिया में पोटेंशियल है टेक्सटाइल को लेकर, ठीक है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी जो है वो टेक्सटाइल को लेकर जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है इंसेंटिव प्रोग्राम्स के द्वारा और भी कई सारी चीज़ों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उससे एक पुश मिलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। और जिस कंपनी के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस जो है, जो कि रिलायंस है, और कहीं ना कहीं वो इसको बहुत बड़े पैमाने पर हेल्प कर भी सकता है। तो नंबर्स अभी देखने होंगे कि अगले क्वार्टर्स में कैसे रहेंगे, क्योंकि देखो अब तक तो भाई सब खराब नतीजे ही आए हैं इनके। तो देखना रहेगा नंबर्स किस तरीके से आते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबर हो इनके और तेज़ी वापस से दोबारा से देखने को मिल जाए और एटलीस्ट कंपनी दोबारा से प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाए, यही मैं उम्मीद करूंगा इससे। हालांकि खरीदारी करी है तो बने रहने की ही मैं बात करूंगा, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि यार देखो एक बड़ी रफ्तार के बाद ये रुका ज़रूर है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर ना ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। या तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के तौर पर आप एंट्री करो या तो मत एंट्री करो, सिंपल सी बात है यहाँ पर। क्योंकि ये जिस रेंज पर है यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से ये ऊपर जाने के बजाय थोड़ा बहुत नीचे आने के आसार मुझे ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं जब 20 रुपये का लेवल होगा शायद वहाँ पर अच्छे खासे मौके बनेंगे, जो कि एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर भी काम कर रहा है। तो वहाँ पर जाएगा तो कहीं ना कहीं जो रिस्क लेने के मौके वो वहाँ पर बनते। लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर ये भी दे दूँ कि देखो यार फंडामेंटली कोई उतनी स्ट्रांग कंपनी नहीं है कि आप एक बहुत हैवी इन्वेस्ट करके बैठ जाओ यहाँ पर। तो अगेन अगर आप बाय करने का सोच भी रहे हो तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर है यहाँ पर। क्योंकि कंपनी फंडामेंटली वीक है, बस अच्छी चीज़ है वो है रिलायंस, कि वो कुछ कमाल कर दे यहाँ पर। तो अगेन अगर आप इस चीज़ के बारे में, इस रिस्क को समझते हो तो ही एंटर करिए, और अभी नहीं, जो लेवल मैंने बताए हैं वहाँ पर। और अगेन मैं कह दूँ कि कंपनी फंडामेंटल इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो भाई साहब हैवी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।